हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी जो सीटेट की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को सीटेट मैथ्स पेपर 2 की सीरीज़ चल रही है, उसकी क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ और मैं एकदम कंप्लीट हर एक टॉपिक जो आपके सीटेट में पूछा जाता है मैथ्स पेपर 2 में हर टॉपिक आपको विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्री एंड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यानी कि सिमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं सममिति और कॉन्ग्रुएंट को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो इनके क्वेश्चंस को करने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम में आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको समझना इंपॉर्टेंट है। इनके कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये क्या होता है। मैंने कुछ डायग्राम भी यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं और फिर कॉन्ग्रुएंट समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट सिमेट्री के बाद उस कॉन्ग्रुएंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझेंगे। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चंस नहीं है, तो देखिए हिंदी में भी ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन सॉरी आपको यहाँ दिख रहे हैं वो मैं आपको हिंदी में खुद बताऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो भी लोग न्यू हो चैनल पर उनको बता देती हूँ, सीटेट जुलाई मैथ्स पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं सभी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी। और एक आपके लिए सजेशन रहेगा कि जो भी क्लासेस हैं उनको नंबरिंग मैंने की हुई है क्लास 1 क्लास 2, उनको सीरियल वाइज वॉच कीजिए तो आपका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। और इसके अलावा आपको मैथ्स पेपर 2 के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफिशिएंट है जो भी मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम समझेंगे सिमेट्री क्या होती है, यानी कि सममिति होती क्या है। तो इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ हैविंग टू हाफ्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन साइज शेप एक्सेट्रा। यानी कि कोई भी वस्तु, यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है आकार आकृति आदि के दृष्टि से एक वस्तु के दो आधांश यानी कि दो पार्ट कर देना, दो पार्टों का पूर्णतः एक जैसा होना यानी कि एक जैसा मेल खाना सममिति कहलाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है और मैं अगर इसको बीच में से ऐसे करके यहाँ से डिवाइड करती हूँ, इसके मैंने क्या कर दिए, दो भाग कर दिए। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट हमारा ये है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये और ये वाला अगर मैं पार्ट लूँ, ये वाला, ये दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, आप इनको देखोगे तो इनकी आकृति भी सेम है और इनका साइज भी बिल्कुल सेम होगा। जब आप इन एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो बिल्कुल इक्वल साइज के होंगे ये और आकृति भी इनकी बिल्कुल बराबर होगी। तो आपको क्या समझ में आया, सममिति यानी कि सिमेट्री क्या होती है। किसी भी कोई भी वस्तु उसके पार्ट्स करने पर दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हों, उनकी आकृति एक जैसी हो, उनका आकार एक जैसा हो। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ शेप्स, कुछ आकृति मैं यहाँ आपको दिखाने वाली हूँ। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसमें कितनी सममिति यानी कि कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सारे त्रिभुज के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और नीचे लाइंस भी लिखी हुई हैं कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री यानी कि उस ट्रायंगल की कितनी सममिति हो सकती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल को। ठीक है, सो त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था, पहले बता चुकी हूँ। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज की। तो विषम बाहु त्रिभुज में हमको पता है कि एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, सारी अलग अलग होती हैं, सारी अलग अलग होती हैं। जैसे ये 2 है तो ये 3 है तो ये 5 होगी, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आप इसको यहाँ से काटते हो, देखो अगर आप इसको यहाँ बीच में से यहाँ से कट करते हो ना, अगर मैंने मान लो इसको ऐसे कट किया तो ये आप देखो क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं। ये पार्ट कितना छोटा है और ये पार्ट कितना बड़ा है ना। अगर आप इसको देखो ऐसे ना काटो, मान लो अगर आप इसको ऐसे ना काटो, आप इसको ऐसे काटना चाहो, यहाँ से काटना चाहो, तो अगर यहाँ से भी काटोगे ना तो ये पार्ट देखिए छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है ना। तो आप इसको कैसे भी कट करोगे तो इसके दो पार्ट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है विषम बाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल में, तो नो लाइन, एक भी सममिति नहीं होती है। अब हम बात करते हैं आइसोस्केल्स की। ठीक है, यानी कि आपके समद्विबाहु त्रिभुज की जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो साइड आपकी इक्वल है, मान लो ये आपकी 2 है तो ये आपकी 3 है तो ये भी 3 है, यानी कि दो साइड से की इक्वल है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो जब आप इसको बीच में से डिवाइड करोगे ना तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक ही होगी। क्योंकि देखिए अगर आप इसको यहाँ से कट करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ से कट करूँगी इसको, तो आप देखिए ये वाला पार्ट क्या है, छोटा है और ये वाला पार्ट काफ़ी बड़ा दिख रहा है ना। तो ये सही नहीं होगा, इसलिए एक ही लाइन होती है। अब हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये 5 है,
ये भी 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप इसको देखो, यहाँ से काटोगे ना तो भी बिल्कुल इक्वल है, यहाँ से काटोगे तो भी बिल्कुल इक्वल आएगा, और यहाँ से काटोगे तो भी बिल्कुल इक्वल आएगा। यानी कि कितनी लाइन होती हैं समबाहु त्रिभुज में? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। अगर आपको याद नहीं है तो किस तरीके से आप खुद निकाल सकते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जैसे नहीं रटना है, नहीं याद करना है, तो जैसे मैंने तरीका बताया उस तरीके से भी आप करके देख सकते हो। तो चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल की। तो आपका आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगी, और ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ठीक है। आमने सामने की साइड्स आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती है। सारी प्रॉपर्टी पहले मैं बता चुकी हूँ। आप ज्योमेट्री के चैप्टर में इसमें ट्रायंगल किस में पढ़ाया था मैंने? ये आपको 2D मेंस्ट्रुएशन मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, इसमें से अगर आप इसमें से बीच में से कट करोगे इसको, तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो एक सिमेट्री यानी एक लाइन हो गई। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, लेफ्ट और राइट, ये भी बिल्कुल सेम रहेंगे। तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आयतों में कितनी होती हैं? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजॉइड यानी कि जिसको हम समलंब बोलते हैं। तो समलंब आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें आपकी क्या होती हैं? ये जो साइड होती हैं, ये 2 साइड इसमें पैरेलल होती हैं, बाकी जो साइड होती हैं वो असमांतर होती हैं। तो इसमें आपकी एक भी लाइन सिमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि देखो अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो भी ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो भी इक्वल नहीं है, ऐसे काटोगे तो भी इक्वल नहीं होगी। तो इसमें एक भी लाइन नहीं बनेगी, ठीक। अब बात करते हैं रोम्बस की, यानी कि समचतुर्भुज की, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का होता है समचतुर्भुज, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे काटोगे तो ये इक्वल आएगा, ऐसे काटोगे तो भी 2 पार्ट्स इक्वल आएंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे काटोगे ना, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे काटोगे तो भी इक्वल नहीं आएंगे। तो आपका इसमें 2 ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तो इसमें एक भी लाइन आपकी सिमेट्री नहीं होती है। स्क्वायर की बात करते हैं तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल यानी कि विकर्ण भी बराबर होते हैं इसके, है ना। तो इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो विकर्ण भी काटेंगे हम तो ये पार्ट इक्वल होंगे, ऐसे काटेंगे तो ये भी पार्ट इक्वल होंगे, ऐसे काटेंगे तो ये भी, ऐसे काटेंगे तो ये भी। तो इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, किसमें? वर्ग में, स्क्वायर में, याद रखना है ना। काइट में क्या होता है? देखिए काइट में ना आप सिर्फ बीच में से काट सकते हो। देखिए पतंग आपके कुछ इस तरीके की होती है, ऊपर की 2 साइड छोटी छोटी होती हैं, नीचे की 2 एक जैसी होती हैं और बड़ी होती हैं, ठीक है। आप सभी ने काइट उड़ाई भी होगी, है ना, काफ़ी टाइम, काफ़ी बार जो है किया होगा। सो बीच में से अगर मैं इसको कट करती हूँ तो देखिए एक ये पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल, है ना। तो एक ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी। अगर आप इसको कहीं और से काटने की कोशिश करोगे, जैसे अगर आप यहाँ से काटने की कोशिश करो तो ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं हो सकता ना। ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है ना। और देखो अगर आपके मन में ये आ रहा हो ना कि क्या पैरेललोग्राम में से हम यहाँ से नहीं काट सकते, यहाँ से नहीं काट सकते, है ना, बीच में से, डायगोनल से। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के आपको जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपका बराबर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका आयत में भी आप नहीं काट सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं रेगुलर पेंटागन, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना चाहो आप देख सकते हो, अदरवाइज जो अभी तक मैंने बताया, ये जितने भी आपको क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल यानी कि चतुर्भुज त्रिभुज के बारे में बताया, ये जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी ये जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेगुलर पेंटागन क्या होता है? जिसमें 5 साइड्स होती हैं, आप देख सकते हैं 5 साइड हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बीच में से कट करोगे तो भी इक्वल आएगा, यहाँ से कट करोगे तो भी इक्वल आएगा, यहाँ से कट करोगे तो इक्वल। तो इसमें 5 ही लाइन होती हैं सिमेट्री, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइड होती है। हेक्सागोन का मतलब है षष्ठभुज, ठीक है। पेंटागन का मतलब है पंचभुज। तो जो षष्ठभुज होता है उसमें 6 भुजाएं होती हैं, तो 6 ही सिमेट्री होती हैं। अच्छा, इसको एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, इसको ना आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचभुज है यानी पेंटागन है, तो पंचभुज में 5 साइड होती हैं, यानी कि 5 सममिति लाइन होंगी, उसमें 5 सिमेट्री लाइन होंगी, ठीक है। अगर षष्ठभुज है यानी कि हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं, 6 साइड होती हैं, यानी जितनी साइड होंगी उतनी ही उसमें सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। देखिए आप हेप्टागन की अगर देखते हैं तो इसमें 7 साइड होती हैं, तो 7 ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑक्टागन की अगर देखते हो तो 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। यानी कि अष्टभुज की देखो, ठीक है। ऐसे ही आप जो है सारे डेकागोन की सारी की जो, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रोटेशनल सिमेट्री, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन सममिति, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हिंदी में बताती हूँ मैं, घूर्णन होता क्या है। घूर्णन का मतलब होता है किसी चीज़ का घूमना, ठीक है। तो कोई भी आकृति हो, कोई भी शेप हो, अगर हम उस आकृति को 360 डिग्री तक उसको घुमाएंगे और उसको घुमाने तक वो जितनी बार अपनी जैसी दिखाई देगी, क्या समझे, किसी भी आकृति को घुमाने पर
वो जितनी बार 360 डिग्री तक घुमाने पर वो जितनी बार अपनी जैसी दिखाई देगी उसको हम बोलेंगे घूर्णन सममिति, या 360 से ऊपर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखिए कोई भी आकृति हो आप उसको, जैसे यहाँ पर कोई शेप है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई शेप है, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे तो 90 डिग्री घुमा, ये आपका यहाँ पर घुमा तो 180 डिग्री आ गई, फिर आपका ये 270 डिग्री, और उसको मैं कंप्लीट घुमा दूंगी तो हमारा 360 डिग्री का एंगल बनता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, किसी भी आकृति का कंप्लीट जो एंगल बनता है घुमाने पर वो 360 डिग्री का बनता है। तो इसी तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये जो आपकी बनती है 360 डिग्री घुमाने पर जितनी बार आपकी आकृति एक जैसी दिखाई देती है वही हमारी नंबर ऑफ घूर्णन सममिति होती है, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है। एक बार मैं आपको इस डेफिनेशन को सुना देती हूँ। रोटेशनल सिमेट्री इज अ सिमेट्री इन विच लेटर रिमेन सेम व्हेन रोटेट। देखिए 180 डिग्री की जगह आप यहाँ कर लेना 360 डिग्री। ओके, रोटेट 360 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि या तो हम उसे घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी जिसको हम दक्षिणावर्त और वामावर्त भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज मतलब इस साइड घुमाना, ऐसे करके घुमाना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड, तो आप किसी भी एक साइड में घुमा सकते हो, चाहे तो क्लॉकवाइज घुमा करके देख लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जांपल के थ्रू जो है आपको मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देने वाली हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना मैंने ड्रॉ किया हुआ है स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। ठीक है, तो अगर मैं देखिए यहाँ पर ये वर्ग का क्या है, सेंटर है। अगर मैं इसको जो है 90 डिग्री घुमाऊँ, अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो मैं यहाँ 1 नंबर डाल देती हूँ जिससे मुझे पहचान हो कि घुमाने पर 1 कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1 मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो जब मैं इसको घुमाऊंगी ना 90 डिग्री घुमाऊंगी तो ये 1 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर से मैं इसको अगर 90 डिग्री घुमाऊंगी तो मेरा 1 कहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और फिर से एक बार 90 डिग्री घुमाऊंगी तो मेरा 1 कहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। और एक बार अगर मैं फिर से इसको घुमा दूंगी 90 डिग्री तो मेरा 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ये चीज़ देखिए कि मैंने इसको एक बार घुमाया तब भी मुझे ऐसी ही सेम आकृति मिली, दूसरी बार घुमाया तब भी सेम आकृति मिली, तीसरी बार घुमाया तब भी सेम आकृति मिली, चौथी बार घुमाया तब भी सेम आकृति मिली। और मुझे इसको तब तक घुमाना है जब तक पूरा एक एंगल 360 डिग्री का नहीं बन जाता है। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी, 4 बार घुमाया, यानी कि वर्ग की स्क्वायर की घूर्णन सममिति कितनी होती है, 4 होती है। अब ये तो थी स्क्वायर की बात। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल यानी कि आयत ले लेती हूँ। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या था, सारी साइड इक्वल थी, तो उनको किसी भी साइड को कैसे भी घुमाओ वो तो एक जैसी ही आएंगी। ठीक है, अब इसको घुमाएंगे तो ये हमारा क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया है जिससे हमें पता चल पाए कि हम घुमा रहे हैं तो आकृति कैसे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी देख सकते हो इसको। ठीक है, मान लीजिए ये आकृति यहाँ पर है, पहले घुमाएंगे तो इतना घूमेगी, फिर घुमाएंगे तो इतना घूमेगी, फिर इतना घुमाएंगे, फिर इतना घुमाएंगे, 90 करके हम उस आकृति को घुमाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इस आकृति को 90 डिग्री पर रोटेट करूँगी, 90 डिग्री घुमाऊंगी तो ये मुझे कुछ इस तरीके की मिलेगी पहले। ठीक है, यानी कि ये जो आपका 1 है ये आपका कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऐसे करके घूमी ऐसे। अब ये कैसे घूमेगी, अब ये ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाली आकृति कैसी बन जाएगी, अब ये कुछ ऐसी बन जाएगी, अब ये कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, ये आपका 1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये फिर से ऐसे घूमेगी, यानी कि अब ये आपका ये जो ये 1 है ये यहाँ पहुँचेगा, यानी कि अब आपकी आकृति कैसी हो जाएगी, अब आपकी आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब आपकी आकृति ऐसी हो जाएगी, यानी कि ये जो आपका 1 है ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो आप देखिए, आप हमारा जो अब एंगल है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने इसको यहाँ 90 डिग्री घुमाया, ये 180 डिग्री घुमा है, ये 270 डिग्री घुमाया, अभी इसको एक बार और घुमाना है। ठीक है, तो जब मैं इसको एक बार और घुमाऊंगी तो मुझे इस तरीके की आकृति मिलेगी, यहाँ 1 मिलेगा। तो एक बात यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको कि ये देखिए मैंने इसको जो है पहली बार घुमाया तो ये मुझे ऐसी, ये और ये आकृति सेम है क्या, नहीं, तो ये गलत। ठीक है, दूसरी बार घुमाया तो ये आकृति और ये आकृति बिल्कुल एक जैसी मिली है। ठीक है, तो एक लाइन तो मुझे ये मिल गई। ठीक है, तीसरी बार घुमाया तो देखिए ये आकृति सेम नहीं है। चौथी बार घुमाया तो ये वाली शेप बिल्कुल इसके जैसी है ना। तो एक बार 2 बार मुझे घुमाने पर सेम वही आकृति प्राप्त हुई है, यानी कि आयत की नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 2 हो गई। अब मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट वर्सेस सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं सर्वांग सम। एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ पहले। इसको हम बोलते हैं सर्वांग सम और सिमिलर को हम बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। ठीक है, तो सर्वांग सम और समरूप त्रिभुज में क्या अंतर होता है ये दोनों चीज़ समझाऊंगी, क्योंकि इन दोनों में ही लोगों को डाउट रहता है। लेकिन आपके एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं की प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे इससे भी जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। तो
समझते हैं। सो सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये कॉन्ग्रुएंट है, सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और ये आपके सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स विद सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है, यानी कि ऐसे ट्रायंगल, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी आकार भी सेम होता है, ठीक है, जिनका आकार भी सेम होता है और जिनकी आकृति भी सेम होती है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसकी 3 भुजाएं हैं, ये भी आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसकी 3 भुजाएं हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो डंडा लगा हुआ है ये वाला यानी कि ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है एंगल ई के, और एंगल बी आपका एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी आपका एंगल जी के बराबर है। यानी कि ये ट्रायंगल है, ये दोनों ही ट्रायंगल हैं, आकृति सेम है, आकार भी बराबर है। क्या आपको इन दोनों में से कोई छोटा बड़ा दिख रहा है? बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल है, ठीक है। तो जब शेप भी एक जैसी होती है, साइज भी एक जैसा होता है, तो हमारे ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समरूप की। तो समरूप इसका जस्ट उल्टा होता है, ऐसे त्रिभुज जिनकी आकृति तो सेम होती है, जिनकी शेप तो सेम होती है, जैसे कि ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, ठीक है, इसकी भी एक एंगल बराबर है, इसका भी एक एंगल, इसकी दूसरा एंगल भी बराबर है, इसका भी दूसरा, और इसका भी तीसरा एंगल बराबर है तीसरे एंगल के। तो आकृति तो सेम है, लेकिन बट अ डिफरेंट साइज। आप देखो ये वाला ट्रायंगल ए बी सी आपका छोटा है और ट्रायंगल पी क्यू आर आपका क्या है? बड़ा है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समरूप और आपको सर्वांगसम दोनों में अंतर पता चल गया होगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं? तो समरूप को हम इस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से। ट्रायंगल ए बी सी, जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम होते हैं तो इक्वल का साइन लगा करके, जो सिमिलर का साइन होता है इक्वल के ऊपर लगा देते हैं, तब हमारा क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाते हैं। अब सर्वांगसम की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है, जो अभी जो त्रिभुज बताए थे वहीं से बनती हैं। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं? या तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये वाली तीसरी साइड भुजा इसके बराबर हो। दूसरी प्रॉपर्टी, या तो उसकी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, या एक एंगल, यानी कि एस ए एस, साइड एंगल साइड, दो भुजाएं बराबर हों, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके, और एक एंगल यानी एक कोण बराबर, यानी ये वाला कोण इसके। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी राइट RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि एक कोण आपका क्या हो? समकोण हो, ठीक है, और एक क्या हो? हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक विकर्ण बराबर हो, ठीक है, और एक आपकी भुजा बराबर हो। अब यहाँ पर देखिए एक एंगल 90 एंगल दोनों में बराबर है, 90 डिग्री का एंगल दोनों में बन रहा है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, वो इसके बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, यानी कि आपका दो एंगल बराबर हैं, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर है, एक साइड यानी एक भुजा इसके बराबर हो दोनों ट्रायंगल में। तो ये चारों प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आज ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो रहा है। सो 2 से 3 क्वेश्चन जितने हो पाएंगे वो करेंगे, उसके बाद बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम इस टॉपिक का पार्ट 2 लेकर के आऊँगी कल, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन को कवर करूँगी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC, देखिए आपको डरना नहीं है कि सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगी। एंड ट्रायंगल ADB, यानी कि दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं ABC और ADB। क्या कहा जा रहा है? एंगल C एंगल D बराबर 90 डिग्री, यानी कि दो कोण आपको 90 डिग्री का दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहीं से आप समझ सकते हो कि एक दो एंगल 90 डिग्री के जब दे रखे हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ मैंने एक ही आपको बताई थी, और वो प्रॉपर्टी अभी भी बताई थी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि समकोण, जिसमें आपका एक कोण जो है समकोण बराबर होता है, ठीक है, और साइड बराबर होती है, और कर्ण हाइपोटेन्यूज बराबर होता है। एंड BC बराबर AD, एक साइड बराबर दे रखी है। देन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC बाय द कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो किस प्रॉपर्टी, अभी जो गुण आपको बताए थे वो किस रूल के द्वारा, किस प्रॉपर्टी के द्वारा जो है सर्वांगसम होंगे। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी ऑप्शन में दे रखे हैं, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड एंगल बराबर होंगे, RHS, या फिर तीनों साइड बराबर होंगे, या फिर दो एंगल और साइड बराबर होंगे। तो अभी इसके लिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा जो है दो त्रिभुज बना करके देखने हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ठीक। यहाँ से मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो एंगल C को मुझे 90 रखना है, तो मैं यहाँ पर अगर A रखूँगी और यहाँ पर मैं अगर B रखूँगी, ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके का रखेंगे, ABC, ठीक है, ABC, तभी ये आपका 90 डिग्री का हो पाएगा। दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखा है मुझे? ADB में एंगल D 90 का होना चाहिए, तो इस तरीके से ड्रॉ करूँगी मैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका A हो गया, ये आपका D हो गया, और ये आपका क्या हो गया? B हो गया।
इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जैसे आपने इस ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल को आपने जिस तरीके से ड्रॉ किया है, दूसरा ट्रायंगल भी आपको उस तरीके से ड्रॉ करना है। कैसे, मतलब क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, अभी समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ए से आप इधर आए बी की साइड, ठीक है, फिर आप इधर गए, या इस तरीके से आपको ऐसे इसमें करना है। ए से आपको बी की तरफ इधर जाना है, फिर इसकी साइड इधर जाना है, बी डी की साइड, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि ए से आप पहले यहाँ पर तो बी पर चले गए, और यहाँ पर ए से आप पहले इधर से पहले कर्ड की तरफ चले गए, यहाँ पर लंब की तरफ चले गए। जैसे जिस तरीके से आप इस साइड चले हैं ना, उसी तरीके से आपको इस तरीके से जाना है इस साइड भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक मिनट पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अभी इसको इरेज होने में लग रहा है टाइम, सो ठीक है, अभी ऐसा ही रहने देते हैं, अदरवाइज़ बहुत टाइम हो जाएगा। सो अभी यहाँ पर देखिए, हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी कि एक एंगल सी एंगल डी के बराबर है, बी सी बराबर 80, यानी बी सी ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, यानी कि एक भुजा बराबर है, एक 90 डिग्री का एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, एक 90 डिग्री का एंगल यानी कि आर बराबर है राइट एंगल, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि आर एच एस इसमें लगेगी तो हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ड भी तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये भी ए बी है और ये वाला कर्ड भी ए बी है, यानी कि ए बी और ए बी दोनों कर्ड आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि आर एच एस प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सममिति लाइन से पूछा गया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल फॉर एनी ट्रायंगल इज, यानी आपसे पूछ रहा है कि एक त्रिभुज में कितनी संभावित सममिति रेखाएं हो सकती हैं, अधिकतम कितनी हो सकती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं और तीनों की सममिति लाइन मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु, यानी कि स्केलिन, आइसोस्केल्स और इक्विलेटरल, तीनों की सममिति लाइन्स, सिमेट्री लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होती हैं बता रखी हैं मैंने। और सबसे ज़्यादा किसमें थी? सबसे ज़्यादा थी हमारी समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो हम इसको ऐसे कट करेंगे, 2 पार्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से कट करेंगे तो भी ये पार्ट इसके बराबर होगा, इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई? 3। तो मैक्सिमम 3 ही हो सकती हैं, क्योंकि अगर मैं आइसोस्केल्स की बात करती हूँ यहाँ पर, तो आइसोस्केल्स में सिर्फ एक ही होती है, क्योंकि उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये 2 है, ये 2 है, तो ये वाली 3 होती है, तो एक ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है इसमें, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं स्केलिन की, तो स्केलिन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती। ये 2 है, ये 3 है, तो ये वाली 5 होगी, ये 2 3 5, तो इसमें एक भी नहीं होती है। तो अधिकतम कितनी है? अधिकतम 3 ही हो सकती हैं, जो कि हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल में होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये क्वेश्चन है आपका रोटेशनल सिमेट्री यानी घूर्णन सममिति से। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।